Hello. Good afternoon. नमस्कार. बड़े दिन हो गए, सही बात है. आज सुबह का टेस्ट डिस्कशन अच्छा रहा और आई थिंक जो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू था मैंने वो ठीक करके दे दिया है इन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, मजा आ गया. 2 minutes early today. ना रे. How's your health, sir? ठीक है, चल रहा है. ठीक है. यमन बेटा, आई एम ग्लैड. उसके आंसर्स का चेकिंग कर लेना. और टेस्ट का जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा मैंने आज सुबह ही अनाउंस कराया, जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा मेगा टेस्ट 2 फॉर द एंटायर सिलेबस दैट वी कंप्लीटेड टिल 31st of December. अनिकेत, मूड तो ठीक रहता, अब तो ठीक हो गया. तुमने कल ठीक कर दिया मेरा. केशव, बीच बीच में देखता हूँ यार, सारे नहीं देख सकते. मुझे रैप म्यूजिक एक्चुअली में पसंद नहीं है, पर हसल में कई बार बीच बीच में अच्छे गाने आ जाते हैं. गुड. अंश बेटा, आई थिंक मैंने आंसर्स आप लोगों को सुबह चेक करा दिया, वही चेकिंग होगी. कोई और टीचर चेक नहीं करेगा, बस वही चेकिंग जो सुबह करी ना वही होगी. वेरी नाइस हर्ष, दैट इज वेरी नाइस. नहीं, मैंने 12th फेल नहीं देखी. चलिए, आई थिंक टाइम टू स्टार्ट द क्लास. $42 is really good, Yaman. हेलो. हेलो बेटा. नमस्ते सर. नमस्ते बच्चे. सर कैसे हो? बिल्कुल ठीक. तू सुना? सर बढ़िया. सर मैं बस ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे सर क्वेश्चन तो सर अब टाइम पर भी हो गया था, बट सर वो छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो सर उसकी वजह से सर काफी मेरे मार्क्स इधर उधर हो गए. बस ये पूछ रहा था. तो फिर बता क्या करें. सर जैसे मैंने पहले तो वो गलतियां कौन कर रहा है? सर वही मेरे को समझ नहीं आ रही. मतलब पूरा क्वेश्चन आता है, मैं मुंह से बोल दूंगा, पर लिखने में वहां जैसे जीएसटी में क्वेश्चन था इंटरेस्ट रेट सप्लाई वाला, वो नहीं पड़ा. वो इंटरेस्ट अभी तो कह रहा हूं ध्यान से करो. रीड, वो 4 चीजें बनाई सर ने. रीड स्लोली, थिंक क्लियरली, स्टे काम, राइट फास्ट. उनको प्रैक्टिस करता जा, ठीक हो जाएगा. ठीक है. ठीक है सर. मेरा कोई 2 घंटे की क्लास नहीं है आज. मैंने क्लासेस शेड्यूल करी है. ये वाली भी 2 घंटे की दिख रही है, जीएसटी वाली भी 2 घंटे की दिखेगी, पर उतनी लेंगे जितनी जरूरत है. जब थक जाएंगे बंद कर देंगे. सिर्फ शेड्यूल ज्यादा की करिए ताकि ऑप्शन रहे कि हम ले सकते हैं. ठीक है. तो लिटिल बाय लिटिल, जब मैं पहले दिन आप लोगों के साथ शुरू हुआ था, मैंने कहा था धीरे धीरे करके पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा, फिर हम एमसीक्यू करेंगे, फिर हम क्यूआर करेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे. सारा कुछ ट्रैक पे चल रहा है, तुम बस सीखते जाओ. ठीक है. अब चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी का जो हमारा पार्ट रह गया. आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस. तो ये वाला हमने कर लिया था, ये वाला हमने कर लिया था, ये वाला हमने कर लिया था. हाउस इन फॉरेन कंट्री भी कर लिया था, और यहां तक हमने कर लिया था. ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था. अब आ रहे हैं हम इधर पे, where assessee uses more than 2 houses for his own residence. ये वाला पार्ट. सारे पहुंच जाओ जरा पहले यहां पर, पेज नंबर 218, 218 नंबर पे. ठीक है. अब देखो, अब अगर एक बंदे के पास 6-7 घर है, 8 घर बना देते हैं. एएसओ है हमारे, एएसओ के पास 8 घर है. स्टड एएसओ. अब एएसओ जो है क्या करता है, एक घर में तो खुद रहता है, बाकी घर उसके खाली पड़े हुए हैं, और सारे घर दिल्ली में है. एएसओ बहुत अमीर है, एक एक घर 3-3 करोड़ का है, तो बहुत सारे घर हैं एएसओ के पास. एक घर में खुद रहता है. अब एएसओ बाकी घरों को इनकम टैक्स रिटर्न में डीम लेट आउट दिखाना पड़ रहा है. एक एक घर का एक्सपेक्टेड रेंट 30-30 लाख रुपया है. एएसओ को लगता है 7 घर इंटू 30 लाख कितना हो गया? 7 घर इंटू 30 लाख, 2 करोड़ 10 लाख का एनुअल वैल्यू आ जाएगा.
इसमें से 30%, तो 1,47 लाख का उसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगा, इंटू 30% कर देंगे तो 44.10 लाख का उसका टैक्स आ जाएगा। एएसओ को लगता है इनकम आ तो रही नहीं है, 44.10 लाख का टैक्स चला जाएगा। तो एएसओ ने ना मेरे से बात नहीं करी, एएसओ ने क्या किया, दिमाग चलाया और किसी और अपने दोस्त से बात करी। तो उसको क्या लगा, उसने सोचा, कहता अगर मैं एक एक घर, उसको एडवाइस दी गई कि एक एक घर के अंदर एक एक हफ्ता जाके रह के आ जा, एक एक घर वहां पर जाके रह के आ गया, तो उसको बताया गया ये वेकेंट प्लस सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाएगा। तो अगर ये वेकेंट प्लस सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, अगर ये वेकेंट प्लस सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, तो क्या इन सबका जीएवी निल हो जाएगा? क्या इन सबका जीएवी निल हो जाएगा? बिल्कुल। तो एओस ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछ रहा है कि सर देखो और भी लोग हैं, आपने बताया, अब आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है। अब ये बताओ, क्या ऐसा लॉ तुम्हें लग रहा है अलाउ करेगा? नहीं करेगा। लॉ कहता है अगर तुम्हारे पास 2 या उससे ज्यादा घर हैं अंडर सेक्शन 23(2), मैंने 23(2) बोला, विच कुड बी ए और विच कुड बी बी, यानी सेल्फ ऑक्युपाइड हो या डीम सेल्फ ऑक्युपाइड हो, अगर तुम्हारे पास 2 से ज्यादा घर है तो ओनली 2 हाउसेस of your choice can be treated under 23(2). Only 2 houses of your choice can be treated under 23(2). बाकी सारे घर 23(1)A में आएंगे, यानी जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। तो एओसो कहता है सर अब क्या करूं? मैं कहा बेटा पैसे कम कमा और तो कोई तरीका नहीं है, वरना टैक्स दे, टैक्स तो लगेगा ही, या फिर अपने वाइफ के नाम खरीद ले, अपने पापा के नाम खरीद ले, एंड सो ऑन, बांटते रहो, पर उसमें टेंशन रहती है, या रेंट पे चढ़ा दो। बिल्कुल सही बात है, रेंट पे चढ़ाओ, सही बात। तो आज हम ये कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? वेयर असेसी हैज मोर देन 2 हाउसेस। अब तुम्हें याद कराऊंगा, तुम लोगों को भूल चुका होगा। एक है 23(2)A, एक है 23(2)B। याद कराओ जरा। 23(2)A कहता था कि अगर ऑक्यूपेशन ऑफ ओनर है तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड होता है। अगर कैन नॉट बी ऑक्युपाइड है बिकॉज ऑफ employment at any other place in a building not belonging to him, तो क्या ये डीम सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाता था। और फिर 23(3) में लिखा था अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है ड्यूरिंग द ईयर या कोई और बेनिफिट डिराइव्ड है तो उस पर 23(2) नहीं लगेगा। तो हमने जाके एक चार्ट बना लिया था कि अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 23(2)A में आ गया, सेल्फ ऑक्युपाइड प्लस वेकेंट है तो 23(2)A में आ गया, बट लेट आउट हो गया तो 23(3)A के हिसाब से ये चला जाएगा बेटा 23(1) में। ये कहां चला जाएगा? 23(1) में, ए, बी एंड सी। सिमिलरली आपने फ्रेंड को रहने के लिए दिया, ये 23(B) में आ गया, यानी अब ये 23(1)A में चला गया। जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। अगर आपका घर वेकेंट भी है, ओइंग टू कंपल्शन ऑफ जॉब है एंड रेंटेड हाउस में रह रहे हो वहां पर, तो ये डीम सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, यानी जीएवी इज इक्वल टू निल। लेकिन दोनों में से एक भी हो गया तो ये क्या हो जाएगा? डीम्ड लेट आउट, यानी जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। पहले तो यहां तक समझो, यहां तक हमने एक बार करा हुआ है। ऋषि बेटा फुल ईयर का होगा या नहीं होगा वो तो बाद में देखेंगे ना, अभी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, नाउ अब एक एक करके आ रहे हैं। 23(4) पे आ गया, वेयर द प्रॉपर्टी रेफर टू इन 23(2). क्या ये सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बोल रहा है या डीम सेल्फ ऑक्युपाइड भी बोल रहा है? वेयर द प्रॉपर्टी रेफर टू इन 23(2), दोनों की बात कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 हाउसेस। The provisions of that subsection shall apply only in respect of 2 of such houses which the assessee may at his option specify. The annual value of the house or houses other than the house or houses in respect of which assessee has exercised an option under clause A shall be determined under subsection 1 as if such houses had been let out. अंग्रेजी में यही समझाया तुम्हें मैंने, यही समझाया। अब इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझे, सिंपल भाषा में समझते हैं, चलो तुम्हारे को पता है, एक है एएसओ साहब। आज एएसओ साहब की कहानी सुनाता हूं। एएसओ ने मेरे को बताया, कहता सर दिल्ली में एक घर है जहां पर मैं और मेरी वाइफ रहते हैं।
एक दिल्ली में घर है जो मैंने किराए पे चढ़ाया हुआ सर, लेट आउट है। कहता क्या सर एक वकेशन घर खरीदा सर गोवा में, वकेशन हाउस खरीद लिया। ठीक है सर। सर यहां पर हम क्या करते हैं, साल में 2 महीने छुट्टी पे जाते हैं एओसो सर एंड वाइफ, तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाता है और 10 महीने कहता है सर ये खाली रहता है, वेकेंट रहता है, खाली रहता है। ये वाला सेल्फ ऑक्युपाइड है, पर यहां पर सर 10 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड है, 2 महीने वेकेंट रहता है, और दिल्ली वाला घर लेट आउट है। तो आप मुझे बताओ क्या ये घर भी 23(2)A में आ रहा है, और ये वाला घर भी 23(2)A में आ रहा है? क्या दोनों घर 23(2)A में आ रहे हैं? तो क्या इस घर का भी नील ले लूंगा, इस घर का भी नील ले लूंगा, और सिर्फ लेट आउट वाले घर की इनकम पे टैक्स लगेगा ऐसे को? अगर ये वाला घर दिल्ली में ना होता, सपोज एओसे ने मेरी बात मान के चंडीगढ़ में घर खरीद लिया होता, और ये वेकेंट होता, चंडीगढ़ में वेकेंट होता, अब बताओ क्या ये वेकेंट घर डीम सेल्फ ऑक्युपाइड होगा या डीम लेट आउट होगा? एक्सलेंट, डीम लेट आउट होगा, ट्रीटमेंट रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर मैं बोलूं ये दिल्ली वाला घर एएसओ का है ही नहीं, दिल्ली वाले घर में एएसओ ऑन रेंट रहता है, तो क्या चंडीगढ़ वाला घर 23(2)B में आ जाएगा बेटा, डीम सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाएगा? यस, डीम सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली है। तो क्या अभी भी दो घर 23(2) के अलाउड है? क्या अभी भी दो घर 23(2) के अलाउड है? ठीक, अब हमें क्या समझना है, मैंने कुछ कंडीशंस बना के दी। देखो मेरे पास 3 घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, इज इट पॉसिबल टू सेल्फ ऑक्युपाई 3 हाउसेस? हाँ, हो सकता है यहां हस्बैंड रह रहा है, हो सकता है यहां वाइफ रह रही है, हो सकता है यहां बच्चे रह रहे हैं, हो सकता है ना? तो क्या तीनों घर 23, अब ये 4 में आ जाएंगे और इनमें से हमें 2 घर चुनने पड़ेंगे? सिमिलरली अगर घर चंडीगढ़ का सेल्फ ऑक्युपाइड है, मुंबई का सेल्फ ऑक्युपाइड है, पटियाले का खाली पड़ा हुआ है, और नौकरी दिल्ली में कर रहा है रेंटेड, यानी यहां वाइफ रह रही है, यहां बच्चे रह रहे हैं, पटियाला वाला डीम लेट आउट होगा या डीम सेल्फ ऑक्युपाइड होगा? नहीं ना, सेल्फ ऑक्युपाइड होगा। अरे क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला घर वेकेंट है ओइंग टू जॉब इन दिल्ली? तो क्या अभी भी मेरे पास इन तीनों में से किन्हीं दो घरों को, इन तीनों में से किन्हीं दो घरों को नील जीए भी लेना पड़ेगा? अगर मैं बोलूं 3 घर खाली पड़े हुए हैं और पूरा खानदान दिल्ली में किराए पे रहता है क्योंकि नौकरी दिल्ली में है, एक घर चंडीगढ़ में है, एक घर मुंबई में है, एक घर पटियाला में है, तीनों खाली पड़े हुए हैं, क्या तीनों, कोई एक नहीं, क्या तीनों डीम सेल्फ ऑक्युपाइड है? क्या तीनों डीम सेल्फ ऑक्युपाइड है? क्या इनमें से, क्या इनमें से तीनों में से दो को मुझे नील लेना पड़ेगा, बाकी डीम लेट आउट हो जाएगा? और अगर ये तीनों वेकेंट हैं लेकिन दिल्ली में आप अपने घर में रह रहे हो, सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो क्या ये तीनों डीम लेट आउट है? इनमें से दो चूज नहीं कर पाओगे तुम? ये वाला पढ़ो जरा, इसको इसको समझो जरा 2 मिनट लगा के। साक्षी बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, 23(2) में 2 घर हो सकते, मैंने 23(2)A नहीं बोला, 23(2)B नहीं बोला, 23(2) में, ठीक है?
ओके, अब देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरे 3 घर हैं, लेट्स से ये घर भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये डीम्ड सेल्फ ऑक्युपाइड है, ठीक है। क्या ये सिचुएशन अब 23(4) में आ गई, यानी एनी टू will be covered by 23(2) and other will be covered by 23(1), बट ऑप्शन हमारा है, ठीक है ना। अब हमें एक्सपेक्टेड रेंट दिया है 12 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स दिया है 10,000, 2,000, 20,000। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब आप ये बात समझो, आप इनमें से किन्हीं 2 को निल ले सकते हो, तीसरा डीम लेट आउट होगा। और आप एक बात समझना, जो डीम्ड लेट आउट होगा उसकी इनकम आएगी पर कैश नहीं आएगा, और जो डीम्ड सेल्फ ऑक्युपाइड होंगे उनमें अब ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में फर्क हो जाएगा। ओल्ड स्कीम में लॉस आएगा, न्यू स्कीम में 0 इनकम आएगी, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, इसको 23(2) में मान लेते हैं, इसको 23(2) में मान लेते हैं, इसको डीम लेट आउट मान लेते हैं। केस 2 करेंगे, इसको 23(2) मान लेते हैं, इसको डीम लेट आउट मान लेते हैं, इसको भी 23(2) मान लेते हैं। केस 3 करेंगे, इसको डीम लेट आउट मान लेते हैं, 23(2) मान लेते हैं, 23(2) मान लेते हैं। क्या मुझे अब इन 3 केसेस में फिगर भर के यहां पर टोटल इनकम कितनी आएगी जीएवी में वो निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दो, इनकम तो आएगी पर कैश नहीं आएगा, और जितनी इनकम ज्यादा आएगी क्या उतना ज्यादा कैश जाएगा टैक्स के फॉर्म में। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जिसमें इनकम सबसे ज्यादा आ रही है या सबसे कम आ रही है, और जिसका लॉस सबसे ज्यादा आ रहा है या लॉस सबसे कम आ रहा है। राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या हर घर का, फॉर एवरी हाउस, क्या मुझे 2 इनकम निकालनी पड़ेगी कि वो सेल्फ ऑक्युपाइड होगा तो क्या होगा, और वो डीम लेट आउट होगा तो क्या होगा। क्या तीनों घरों के 2-2 इनकम निकालनी पड़ेगी मुझे। और ओल्ड और न्यू में भी अलग निकालनी पड़ेगी। तो पहले ओल्ड स्कीम का करते हैं, पहले ओल्ड स्कीम का करते हैं। अगर ये घर है सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इसका क्या हो जाएगा, जीएवी नील हो जाएगा, एनएवी नील हो जाएगा, 30% नील हो जाएगा। अब ये जो 6 लाख का डिडक्शन है कितना देना है, क्या यहां रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी सर। 2 लाख की ले लेते हैं, एज्यूमिंग 5 साल में कंप्लीट हो गया, 2 लाख का लॉस आ जाएगा। अब जहां जहां मैंने पहले वाले घर को सेल्फ ऑक्युपाइड माना, क्या मैं वहां जाके 2 लाख का लॉस लिख दूं, जहां जहां उसको सेल्फ ऑक्युपाइड माना। अब इसी घर को डीम लेट आउट मानेंगे तो 12 लाख का जीएवी आ जाएगा, 10,000 का म्यूनिसिपल टैक्स आ गया, 11,90,000, करो 30%, 3,57,000। अब क्या मुझे यहां पर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा या पूरा 6 लाख मिल जाएगा सर यहां पर। तो 1190 माइनस 357 माइनस 6 लाख, सो 2,33,000 इनकम आ रहा है। तो क्या जहां जहां मैंने इस घर को डीम लेट आउट माना वहां 2,33,000 जाके इनकम बना दूं। अब दूसरे घर पे चलते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड होगा तो निल है, इसका 3 लाख है, चलो इसका एक कम करते हैं, इसका कम कर देते हैं, 180 कर देते हैं। हाँ, क्या इसका 180 आएगा, तो 180 ले रहा हूं मैं। अब इस घर को मैंने जहां जहां सेल्फ ऑक्युपाइड माना वहां जाके 180 लिख देते हैं। ओके, अब इसको डीम लेट आउट मानेंगे तो 6 लाख हो गया, 2,000 का टैक्स हो गया, 598,
400 आ गया, इंटरेस्ट भी 180 पूरा मिल जाएगा। कितना करेंगे? तो क्या यहां जाके 238600 डाल दो? सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो, सबको समझ में आ रहा है? अब चलते हैं लास्ट वाले पे। सेल्फ ऑक्युपाइड होगा तो नील। अब अगर मैं बोलूं ये वाला घर 5 साल के बाद बना, 30,000 आ गया, 30,000 आ गया। अब यहां जाके 30,000, 30,000। अब डीम लेटआउट होगा तो कितना हो गया? 8 लाख, 20,000, 7,80,000। और इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन मिलेगा सर? पूरा मिल जाएगा क्योंकि डीम लेटआउट माना आपने। वन 146, तो यहां जाके लिख दिया मैंने 146। अब बेटा ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड घर हैं, 2 हैं, क्या हमने लिमिट 2+2 4 की मिल जाएगी इसको? तो हमें बच्चों यहां जाके थोड़ा कुछ और पढ़ना पड़ेगा। नहीं मिलेगी ना? पर सर कहीं लिखा होगा तभी तो बात है ना। सेपरेट है, एग्रीड। तो क्या 2-2 लाख का लिमिट सेपरेट घरों को अलग अलग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ऐसे तो मिलना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर बेटा ऐसे तो लोग अलग अलग घरों के लिए लॉ दे देंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड क्लेम कर लेंगे सारे घर। 2 घर तो कर ही लेंगे, 4 लाख का तो ले ही लेंगे। तो ये एक काम करो, यार दिस पेज नंबर 208 पहुंच गए? अब यहां पर उस दिन हमने यहां तक ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं जरा। पहुंच गए सारे? हमने एक बात करी थी, द एक्सप्रेशन न्यू लोन मींस द होल subsequent to the capital borrowed for the purpose of repayment of such capital, and also that the aggregate amount of deduction under the first and second proviso shall not exceed 2 lakh rupees. ये क्या था? More than one loan for same हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं? 2 लोन वाला केस था ये। क्या ये 2 लोन वाला केस था? चल लिखते जाओ इसको, ये हमने कर लिया हुआ था। करो जरा इसको, लिख लो एक बार। डन, ओके। नाउ पेज नंबर 205 पे जहां एक्सप्लेनेशन है, ये वाला है प्री कंस्ट्रक्शन शैल बी अलाउड ओवर 5 years। तो प्री कंप्लीशन का ओवर 5 years वाला है ये वाला पार्ट जो रह गया, एक बार कर लेते हैं इंटरेस्ट वाला। डन, क्लियर हो गया सबका? अब देखते हैं द लिमिट ऑफ 30,000 और 2 लाख, 218 पेज पे, विल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ द सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेज। दोनों पे लगेगी, दोनों पे लगेगी। मतलब सर
मतलब सर अलग अलग लगाने के बाद दोनों पे एक बार लिमिट लगेगी, मतलब इवन इफ वन हाउस was eligible for limit of 2 lakhs, both houses will be subject to combined limit of 2 lakhs, else 30,000. वहां पर एक घर के लिए 2 लोन वाली बात जो करी थी, यहां पर दोनों घरों के लिए भी वही बात है. ठीक है, सेम कंडीशन. सर मतलब बेटा, अब जब हम करेंगे इसको, क्या इन दोनों पे मिला के 2 लाख का लिमिट लग जाएगा सर? तो ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 2 लाख का लॉस हो जाएगा. तो 2 लाख का लॉस और 146 की इनकम, नेट कितना आ रहा है? 54,000 का इस सिचुएशन में लॉस आ रहा है सर. ओके, सिमिलरली अगली सिचुएशन में इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों पे लिमिट लगेगा. कितना लगाएंगे सर? क्योंकि एक लोन के ऊपर 2 लाख का लिमिट लग रहा है, क्या टोटल पे भी 2 लाख का लग जाएगा सर? अब यहां आ जाएगा 38,600 का इनकम आ जाएगा सर. तीसरे में भी दोनों पे कौन सा लिमिट लगेगा सर? 2 लाख का. तो क्या यहां मेरे पास 33,000 का इनकम आ रहा है? अब आप बताओ मेरे को रिटर्न में कौन सा केस दिखाना चाहिए, 1, 2 या 3? 1 सर. तवेश बेटा 2 कैसे दिखाएगा? जिसमें इनकम ज्यादा आ रही है वो दिखाएंगे. समझ गए? मानस 3 में क्या हो रहा है बेटा बता दे. 53,000 इनकम आ रही है, कैसे? 2,33,000 है, 2 लाख का लॉस है, माइनस करके 33 आएगा ना. दो लाख का, 2,10,000 का रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना 2 लाख तक. $23,000 कैसे आ रहा है? 2,33,000 में से 2 लाख माइनस करूंगा. भाई क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मैक्सिमम 2 लाख लगेगा ना. ओके चलो, अगर मेरे पास एक से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो क्या करना होता है? अगर मेरे पास एक से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो क्या करना होता है? ही कैन चूज एनी 2 हाउसेस एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज डीम लेट आउट. क्या 2 कौन सी चूज करेंगे? जो मेरा मन है. क्या जो 2 हम चूज करेंगे वो मेरा मन वाली प्रॉपर्टीज को चूज करेंगे? तो क्या हम केस बना लेंगे? विल वी मेक केसेस? और अगर केस में हमें क्या चूज करना पड़ेगा? कौन सा केस चूज करना पड़ेगा जिसमें इनकम सबसे ज्यादा होती है या इनकम कम होती है? ठीक है, अब मुझे बताओ इनकम कम वाली क्यों चूज कर रहे हैं हम लोग? इनकम कम वाली क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि बेटा कैश नहीं आ रहा ना किसी को, रुपया भी तो नहीं आ रहा कैश में. तो अगर ज्यादा वाली इनकम चूज करोगे तो टैक्स ज्यादा जाएगा नहीं. ठीक है, अब ये बताओ, ये वाला एक बार क्लियर हो गया? एक बार हो गया सबको? पहले बताओ, एक बार हो गया सबको? अच्छा, अब ये बताओ, अगर यही केस होता, ओल्ड स्कीम में तो हमने कर लिया. पर अगर ये न्यू स्कीम में होता तो बच्चों, न्यू स्कीम में क्या होता? देखो, सेल्फ ऑक्युपाइड में तो नील आ रहा होता. नील 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 नील.
क्या यहां इनकम बदल जाती नेट? यहां 146 आ जाती, यहां 238,600 आ रहा है और यहां 233 आ रहा है। अब कौन सा चूज करते हैं? क्या अभी भी केस 1 ही सही रहा है? क्या अभी भी केस 1 ही सही है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। आओ जरा। He says solving the above examples assuming the assessee has opted out of the normal tax regime. Out of the normal tax regime, क्या ओल्ड स्कीम है यहां पर? चलो, अब यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ क्या तीनों क्वेश्चन में डेटा सेम है? देखो जरा। अमन गुप्ता इंटर हेड है बेटा, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूं, तो पहले इसको कर जो मैं बता रहा हूं। इंटर हेड नहीं होता, इंट्रा हेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रा हेड एंड इंटर हेड। ओके, तो पहले आप इंट्रा हेड का करो, इंटर हेड पे बाद में चलेंगे। चलो इधर आओ। अब इस सिचुएशन में क्या मैं इनमें से किसी भी घर को सेल्फ ऑक्युपाइड और किसी भी घर को लेट आउट मान सकता हूं? क्योंकि ये तो सेम ही है सारा कुछ। तो क्या ऐसे केस में सिचुएशंस बनाने की जरूरत है मुझे? तो मैंने हाउस 1 हाउस 2 को क्या मान लिया? सेल्फ ऑक्युपाइड। इसको क्या मान लिया? डीम लेट आउट। चलो अब इनकम निकाल के देखो। इंटरेस्ट बता रहा है 140 है, तो मैंने 140 दे दिया। अब यहां मैंने 60 दे दिया। कैसे मतलब? आप यहां 140 ले लो, कोई बात नहीं, 140 ले लो। फिर इन दोनों पे मिलके कितना लगा लोगे? 2 लाख। इन दोनों पे मिलके कितना लगा लोगे? 2 लाख। तो आप उसको ऐसे दिखाओ या यहीं पर ही 60 कर दो, एक ही बात होगी। ठीक है, ठीक है। चलो एक बार ये वाली सिचुएशंस, एग्जांपल ए एग्जांपल बी, आप ये 2 सिचुएशंस करो जरा मेरे लिए और देखो क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। और एग्जांपल सी 3 सिचुएशंस है। वर्किंग नोट तो दोगे ना बेटा कि आप कंबाइंड लिमिट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख? वर्किंग नोट तो दोगे दोगे। मोहित बेटा ये कैसे करा था हमने? ये कैसे करा था? तो अगर मैं यहां पर 80 एक 80 की जगह 0 लिख दूं, क्या बात वहीं आएगी? तो फिर इसमें बता मैं क्या बताऊं तेरे को फिर? हाँ, चलो एग्जाम्पल बी और एग्जाम्पल सी करके देखो। ओके, आई वॉन्ट अंश। अंश बेटा सुन मेरी बात। इस घर में ना क्योंकि तीनों का डेटा सेम है, तू 1 को माने, 2 को माने, 3 को माने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लेट आउट होने पे तो आंसर यहां 140 ही आ जाएगा। सोच के देख ले एक बार। हे भगवान।
ऋषि बेटा, लिमिट 2 लाख की होती है मैक्सिमम की या देने की? तो अगर मेरा बन ही 170 रहा है, मैंने उस दिन करवाया था क्वेश्चन, पहले अलग अलग घर पे लगाओ, इस पे 30 की लग रही है तो 30 लगाओ, इस पे 2 की लग रही है 2 लगाओ, फिर कंबाइंड पे 2 लगाओ। देखो, मेरे से सवाल पूछने से पहले 4 बार सोचा करो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। सामने लिखा हुआ है सारा कुछ। थर्ड वाला करो। अब यहां पर अगर मैं 240 भी ले लेता, और यहां पर कितना है, हाउस 2 का कितना है, 240 है ना? तो अगर यहां 240 भी ले लेता, फिर आप 240 प्लस 30 करके मैक्सिमम कितना देते मुझे? 2 लाख ही देते ना बेटा। ठीक। अब आया असली क्वेश्चन। अब एक काम करो, रजिस्टर खोल लो जरा, रजिस्टर खोल लो। ठीक है, सीधा बैठ जाओ टेबल चेयर पर। इसमें अपने को 10-15 मिनट लगने वाले हैं, पर ये क्वेश्चन मेरे सामने खुद करोगे जरा। ठीक है, सीधा बैठ जाओ जरा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब आपने क्या करना है, क्या हमें ऑप्शन 1 2 3 बनाना पड़ेगा जैसा मैंने दिखाया? आंसर नहीं देखना, आंसर मैंने दिया हुआ तो देखोगे नहीं। तो जैसे मैंने करा था, इनको इसको ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे, और बाद में जाके जो जो आंसर आएगा उसको फिल करते जाएंगे। यानी हमें हर एक घर को लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट करके इनकम निकालनी पड़ेगी, और जो जो इनकम आती है वहां जाके हमें डाल देनी पड़ेगी, और फिर नेट देख लेंगे क्या आ रहा है। और जो ऑप्शन अपने को सबसे सही लगेगा, जो भी ऑप्शन सबसे सही लगेगा, ये वाला जैसे लग रहा है, तो क्या ये वाला ऑप्शन जाके मेन आंसर में डाल देंगे। सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? ओके, अब मेरे को वादा करो, जितना मर्जी तुम्हारा मन करे तुम आंसर नहीं चेक करोगे, तुम अपने आप करोगे। और मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, देखो मैं हर बैच को देता हूं हिंट, तुम्हें भी दे रहा हूं, पर होगा क्या, मेरी हिंट के बावजूद तुम गलती करोगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, और फिर एंड में बोलोगे ओह। क्या बोलोगे? ओ सर। तो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, डेट्स को ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना डेट्स को, नहीं तो एंड में बोलोगे ओह। और अब चुप करके मैं 10 मिनट तक, 8 मिनट तक तुम्हें कोई तंग नहीं करूंगा, मैं यहीं बैठा हूं। ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इसको मार्क कर लो। ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, पर एक बार ये आ गया तो इससे मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आता हाउस प्रॉपर्टी का।
Rachit beta, it's all in the Telegram group. If you're not there, I can give you the link of the Telegram group. Whatever data is there for you, Aman beta. उसी डेटा में से ढूंढ क्या करना. दो पीएम वाला कौन सा सेशन है बेटा? आज कोई सेशन नहीं है जो 2 PM वाला. 5 बजे है. आज कोई टेस्ट नहीं है जीएसटी का. कल था, yesterday. टैक्स का टेस्ट बेटा कल था, yesterday था, yesterday हो चुका है. उसका डिस्कशन सुबह 10 बजे हो चुका हुआ है. कौन से टेस्ट की बात कर रहे बेटा?
हाँ जी, कितने कर रहे हैं अभी? डब्ल्यू वाले बताएं। ओके, करो करो। देखो, मैं कुछ ना समझा रहा हूं ना, अब समझाने का वक्त है। खुद समझो, आंसर दिया हुआ है, एक बार चेक कर लो। हाँ, डेट्स ना होती इसमें, क्वेश्चन ही ना होता ना अर्पित, सीधा सीधा ऐसा करते परोस देते कि ये आंसर दे आना बस जाके। आंसर चेक करो अपना, ध्यान से करो जरा, मेरे से कुछ सवाल मत पूछना जब तक 5 बार आंसर ना चेक कर लिया। ओ नो मम्मी, ये क्या? सर ने बोला भी था पर हम सुधरेंगे थोड़े सर। हाँ पता मुझे। देखो बच्चों, मैं कुछ ना समझाने वाला हूं। अब वो स्टेज आ गई है जब तुम खुद समझोगे, नहीं तो सारी उम्र मेरी उंगली पकड़ के ही काटोगे। खुद करो जरा। हम्म। तो जिन लोगों ने से गलती हो रही है ना, ये समझो तुम्हारे साथ ही बैठे हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स इसी कमरे में, जो सही करेंगे। मेरे आंसर में कैलकुलेशन गलती है। अभिषेक कह रहा भी मेरे आंसर में कैलकुलेशन में गलती है। नारे, दीपक बोल रहा है नारे। उसका कोई फायदा नहीं ना अर्पित, मेरे गोला मारने के बाद। कोई गलती नहीं बेटा, आंसर में सारा आंसर सही है। अगर गलती आ रही है तो तुम्हारा आंसर गलत है, इसमें कोई गलती नहीं है। कौन से वाले में? इस वाले की बात कर रहे हो आप? टैक्स नहीं है बेटा, इनकम है। तो ये इनकम नहीं आ रहा है, लॉस आ रहा है क्या? इनकम आ रहा होगा, इनकम है। चलो, हाउस 3 में जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसमें 30,000 का लिमिट क्यों दिखाएगी भाई? दिखाएगा कौन, किसने बोला? मैंने देखा नहीं। चलो, हो गया सबका? अच्छा बताओ, अगर वो ऑप्ट करता है बीएससी के लिए, अब आंसर निकालो जरा, बीएससी के हिसाब से निकालो। अगर बीएससी के लिए करा, आराम से करो, आराम से 5 मिनट ले लो भाई, जल्दी आंसर मत दो मुझे प्लीज यार, 5 मिनट ले लो। मानस लगा दे उसमें ब्रैकेट यार, कोई बात नहीं, लगा दे ब्रैकेट, खुश।
हाँ बेटा हाँ, अब 115 बीएससी से करना है, 6th वाला क्वेश्चन। दोबारा मत सॉल्व करने लग जाना, सिर्फ सिचुएशंस में चेंज आएगा थोड़ा सा, सेल्फ ऑक्युपाइड कर। जी, केस 2 लेंगे या केस 3 लेंगे? थर्ड केस आएगा, लिखा भी हुआ सामने, करके दिखा दिया मैंने। चलो, आई थिंक प्रेजेंटेशन भी क्लियर हो गया और टाइम भी हो गया है कि नहीं? हाँ हाँ, पर पेपर में तो पूरा ऐसा ही आएगा ना, छुट्टी नहीं होगी। बोलो, हो गया ये? आपको मैंने पीएम का होमवर्क दिया, जरा इसको नोट कर लो, आज का होमवर्क है। और हो सकता है अगर मैं जीएसटी का, अगर क्लास आज, क्योंकि तबियत थोड़ा सा दे रहा है, अगर आज क्लास पोस्टपोन कर दूं और अगले 3-4 दिनों में जीएसटी का 75 मिनट्स की जगह 1.5 घंटे का कर दूं, चल जाएगा? 75 मिनट्स की जगह 1.5 घंटे कर दूं अगले 3-4 दिन, चल जाएगा? ठीक, चलो। तो एक काम करो, इसको एक बार, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला खत्म हो गया। ओके, अभी देख रहा हूं बेटा, लेट मी चेक। इफ आई एम नॉट फीलिंग टू वेल देन आई विल कैंसिल इट, ठीक है ना? अदरवाइज क्या होगा, गला दुख रहा है, कहीं वो बंद हो गया तो फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सीए फाइनल का भी क्लास शुरू हो रहा है, सो आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ वॉइस रेस्ट, नथिंग एल्स। वॉइस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, ठीक है? ठीक है, अभी अभी नहीं, अभी जा नहीं रहे, अभी ये वाला लेक्चर तो खत्म करेंगे। ये वाला हो गया हमारा, स्टॉक एंड ट्रेड वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? अब आओ इधर। अगर घर पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड है, आ जाओ जरा पेज 222 पे ऑल ऑफ यू। अगर पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो घर को क्या मानते हैं? और इसके लिए लॉ ने कोई नया फॉर्मूला नहीं दिया, तो क्या इस पे 23(1) लगेगा? वही ए वही बी, पर क्या सेल्फ ऑक्युपाइड वाले को वेकेंट मानूंगा? पर अगर लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्युपाइड प्लस वेकेंट है, तो क्या 23(1) सी भी लग सकता है? मतलब सब कुछ सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। क्या 2 लाख की लिमिट लगाएंगे ओल्ड स्कीम में ऐसे घर पे? क्या 2 लाख की लिमिट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना? चलो, अब ये एग्जाम्पल 7 खुद करके देखो जरा।
ऋषिकेश बाबू आ गए। ज्ञाति बेटा, लिमिट 2 लाख की किस पे लगती है? ये दूसरा है। अच्छा, हमारे वाला कहां गया? मिस कर रहा हूं यार मैं तो उसको। अच्छा, ज्ञाति बेटा, लिमिट ऑफ 2 लाख किस पे लगता है? कहां गई ज्ञाति? बेटा सेल्फ ऑक्युपाइड घर पे लगता है ना, तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है, इसको क्या मान रहे हैं? लेट आउट मान रहे हैं। लेट आउट वाले घर पे, लेट आउट वाले घर पे नहीं लगता है। ऋषिकेश कहता सॉरी सर लेट हो गया। बेटा क्लास खत्म होने वाली है, वेट कर रहे थे हम तेरी, मिस करते थे को आजकल। चलिए बताइए, अब इस केस में 8 महीने लेट आउट है, 2 महीने वेकेंट है, सेल्फ ऑक्युपाइड 2 महीने। तो मुझे बताओ ARR कितना आएगा बेटा इसका? ARR कितना आएगा? 4 लाख आएगा। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या मैं पूरे साल का लूंगा? तो क्या 23(1)(b लग गया यहां पर और 4 लाख हो गया ये? म्यूनिसिपल टैक्स है नहीं, आंसर आ गया 2,80,000। बोलो सबको समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर विद दिस? वेरी नाइस। चलिए एक क्वेश्चन ये वाला कीजिए, आप बताइए मुझे इसका क्या करना है। अनीश मैंने अभी ना इस टॉपिक को करते हुए बोला, क्या बोला था बच्चों बताओ जरा अनीश को? क्या सेल्फ ऑक्युपाइड वैकेंसी होता है? सोच एक मिनट के लिए, तूने सवाल तो पूछ लिया, खुद सोच। सेल्फ ऑक्युपाइड बच्चों की तरह तो यार मेरे साथ बात करो मत। हाँ, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अपने ऊपर जिम्मेवारी डालो, अपने सर के ऊपर, पुट वेट ऑन योर हेड। यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या सेल्फ ऑक्युपाइड को वेकेंट मानेंगे? ये वाला घर का क्या है? इट इज लेट आउट फॉर 5 months, वेकेंट फॉर 5 months एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर 2 months। पहले तो डिसाइड करो इसको कौन सा घर मानते हैं, कौन सा घर मानते हैं? लेट आउट मानते हैं सर, ये तो सर ने शुरू में ही बता दिया था। डीम लेट आउट नहीं, लेट आउट मानते हैं। 23(1)(a) में बताइए एक्सपेक्टेड रेंट कितने मंथ्स का लूंगा मैं? 5 महीने का लेंगे मोहित? हाँ सही चल रहा बेटा तू। ओनरशिप से देखते हैं ना, अब ये बारी बारी तुली सर बाद में जाके रिवाइज थोड़े करेंगे तुम्हारे को। तो क्या यहां पर पूरा 3 लाख आएगा सर? ओनरशिप 12 महीने की है। अब ARR बताइए जरा, ARR में क्या लेते हैं? कोई लॉ नहीं बदला, कुछ नहीं चेंज करा मैंने। ARR में क्या आएगा सर? 50,000 इंटू कितने मंथ्स का करेंगे सर? 5, 2.5 लाख। क्या 23(1)(b लगा इसमें? 23(1)(c देखते हैं, वैकेंसी है। वैकेंसी कितने मंथ्स की है सर? 5 महीने की। अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या 23(1)(c लग गया? Therefore GAV कितना हो जाएगा सर? 2.5 लाख। नथिंग हैज चेंज, यू आर इग्नोरिंग सेल्फ ऑक्युपेशन एक्चुअली। ऐसी सिचुएशन के लिए लॉ ने कोई सिचुएशन ही नहीं बताई है। There is no provision in law that caters for this. Therefore you do what is required, you follow the formula. करो 75,000। $1,75,000। चलो हो गया, क्लियर होगी बात सबको? ओके, तो इस सिचुएशन में क्या करना है सर? कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करो। अच्छा, अब फिर से टेबल चेयर पे बैठ जाओ, टेबल चेयर पे बैठ जाओ। ये वाली क्लास पूरी करेंगे, जीएसटी की क्लास आज मैं नहीं ले पाऊंगा तो उसको हम एक्सटेंड, ये वाली क्लास पूरी करेंगे, इसको 2 घंटे का पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर जीएसटी का नहीं लेते आज। तो क्वेश्चन करो जरा। हाँ आधा घंटा और है, आधा घंटा में क्वेश्चन करते हैं ताकि हाउस प्रॉपर्टी कल और परसों में खत्म हो जाएगा। चलो करो, एग्जाम्पल 9 पे बैठ जाओ अब। और बच्चों सुनो,
ट्रस्ट योरसेल्फ, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको प्रैक्टिकली सोचा करो, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, फिर सॉल्व करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, इमेजिनेशन लाओ, ठीक है। अब मेरे को पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन, क्योंकि फिर आ जाएगा ओ, मुझे ओ नहीं चाहिए, तो जरा ध्यान से पढ़ो, तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं पढ़ने के लिए। बस गायत्री, तूने मेरी जो मैंने सवाल पूछना था ना, उसका जवाब तूने पहले दे दिया, सोचेंगे नहीं हम लोग, सोचना नहीं है ना। चलो, मेरा सवाल ये था, वैसे कितने घर हैं इस क्वेश्चन में? जो लोग 2 बोल रहे हैं ना, शीशे के सामने जाइए जरा, अपने ऊपर चीखिए एक बार में। फिर ये 2 कॉलम क्यों बनाए हुए सर? राइट, तो क्या यहां 2 अलग अलग ईयर्स की इनकम निकालनी है? चलो गुड, अब जरा सॉल्व करो, 22-23 की इनकम निकालो, 23-24 की इनकम निकालो, आराम से, नो हरी, आई वॉन्ट द आंसर्स राइट। अमन बेटा सोच, अगला सवाल यही था, म्यूनिसिपल टैक्स का क्या करोगे? सोच लो यार, एक बार सोच तो लो, मानस गलत है, यू कांट अज्यूम। अगर 22-23 के कॉलम में ऐसे फिगर दिए हुए हैं, इसका मतलब समझा दो मुझे। ज्ञाति बेटा, इसको मतलब निकल रहा है या बड़ा क्लियर है? एक्चुअल में दिया हुआ ना तेरे को, पढ़ो ना डेटा। क्या ये माने कि 22-23 में ये तीनों पे हुए हैं और ये पे हुए हैं, उसने ईयर वाइज बताया कौन से साल का कब पे हुआ है, इसमें तो कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। चलिए, पहले वाले में 22-23 का जीएवी बता दीजिए मुझे। 22-23 का जीएवी बता दीजिए, कैसे आया? 14,000 इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 8 मंथ्स, 142। और ये कितना आ रहा है? नहीं नहीं, 14,000 इंटू 8 मंथ्स कितना आ रहा है? 1,12,000। 23(1) ए में कितना आ गया सर? 142, ये भी आ गया।
पर अगले साल 12 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड है तो नहीं हो जाएगा, नहीं हो गया। अब यहां पर म्यूनिसिपल टैक्स कितना लूंगा मैं, 15,200। कितना माइनस करके आ रहा है, माइनस करके कितना आ रहा है, चलिए 30% बताइए, 30% बताइए। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है बताइए, बिफोर 1499 है, अच्छा 30,000 देंगे, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया। 30,000 का लिमिट लगेगा, यहां लगेगा, वो भी ओल्ड स्कीम में। क्या लेटआउट में पूरा 155 मिल जाएगा मुझे? तो जिन्होंने 22-23 में भी लिमिट लगा दिया ना, शीशे के सामने जाइए जरा 2 मिनट के लिए, अपने आप को हेलो हाय बोल के आइए जरा। और ये 30,000 अंडर ओल्ड स्कीम आ रहा है, न्यू स्कीम में कितना आएगा सर? नील आएगा सर। चलो एक बात समझो, करेक्ट हो गया सबका? म्यूनिसिपल टैक्स नहीं समझा मोहित को, भाई म्यूनिसिपल टैक्स नहीं समझ में आया, कौन समझाएगा मोहित को? मोहित खुद ही आ गया समझने। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो सर मुझे समझ में आया, लेकिन मेरे को डाउट है सर, यहाँ पे 3 इयर्स पूरा टोटल क्यों लिए? हाँ जी, यहाँ पे जैसे अपन तीनों ऐड करें ना सर 15,200, हाँ जी बेटा, तो ये ईयर का ही लेना चाहिए ना सर? हाँ सही बोल रहा बेटा। ये बता, ये तीनों फिगर इस साल 22-23 के कॉलम में क्यों दिया? सर फिर पिछले क्वेश्चन में एक बार आप आइए सर, जैसा अभी अपन करे थे। हाँ चल देख, पता क्या, मैंने क्वेश्चन बनाया, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ चल बता। इस क्वेश्चन में भी सर ये 1123 को म्युनिसिपल टैक्स 7% कर रहे हैं ना सर पे? बिल्कुल सही है, पर यहाँ घर का इन्फॉर्मेशन दिया है ना, ओके सर। ये घर का इन्फॉर्मेशन है ना, तो मैंने एज्यूम करा कि ये इसी साल पे हुआ होगा। अच्छा ओके सर। नहीं यहाँ लिखा भी हुआ है पेड ऑन। हाँ यही डाउट था सर। नहीं बेटा ये डाउट नहीं, पता क्या, ये देखने का और समझने का इशू है, मैं तो बताता समझा दूंगा, यस सर। पर जब तक तुम लोग खुद अपने आप समझने लायक नहीं बनोगे ना, तब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। यस सर, सॉरी सर। नहीं सॉरी मत बोल, तब देख यहाँ घर का इन्फॉर्मेशन दिया तेरे को, हाँ और सर। यहाँ लिखा है पेड ऑन, बड़ा क्लियर लिखा है ना। यस सर, अब समझ गया। हाँ चलो ओके, सब समझ। चलो अब आते हैं, हमने यहाँ पर एडवांस रेंट, रिफंडेबल सिक्योरिटी, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी, ये सारी बातें, बस चैप्टर खत्म हो गया बेसिकली, यही वाले पार्ट रह गए, को ओनर वाला पार्ट रह गया। तो आज हम सिर्फ एक लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, को ओनर वाला पार्ट, उसके बाद बस 2 दिन और लगने वाले हैं, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, चैप्टर हो जाएगा खत्म। आओ जरा अब ये बताओ अमृतपाल, अगर लोन 1499 से पहले होता है तो क्या कंप्लीशन का टाइम पीरियड रेलेवेंट होता है? बताओ भाई इसको। तो बेटा सुनो, जब तक लॉ नहीं याद है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश कीजिए आज जरा पूरा हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करो, उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस करना, पहले रिवाइज करो फिर क्वेश्चंस करना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ओके नाउ सेक्शन 26 पे आते हैं, आ जाओ, पेज नंबर कौन सा है? 226। वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग is owned by 2 or more persons and their respective shares are definite, such persons shall not in respect of such property be assessed as an AOP, but the share of each such person in the income from the property is computed in accordance with 22 to 25 shall be included in his total income। चलिए इसको पढ़ो और मुझे समझाओ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है?
हेलो सर। हाय कुशाग्र, हाउ आर यू? बढ़िया, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा बताओ। सर इसमें ये कह रहा है कि इफ अ प्रॉपर मतलब अगर एक कोई प्रॉपर्टी है वो अगर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ओन कर रहे हैं हम्म। तो उनको मतलब अलग अलग एसोसिएट्स माना जाएगा, ना कि उनको एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना जाएगा। ओके, तो अगर मैं बोलूं एक्स और वाई ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी, यस सर। तो यूपी कब माना जाएगा और इंडिविजुअल कब माना जाएगा? क्या मेन बात देखनी है मेरे को? सर अगर शेयर्स डेफिनेट है उस Very good. प्रॉपर्टी में, मतलब अगर यहां पर लिखा है कि x का 50% हिस्सा है, y का 50%, तो क्या रजिस्ट्री में लिखा होता है ऐसा भी x और y का कितना कितना हिस्सा है? सर ये तो नहीं पता, लिखा होता है वो। लिखा होता होगा, बिल्कुल सही है, लिखा होता है। लेकिन अगर रजिस्ट्री में लिखा है x और y ओनर है, बस ऐसे लिखा है, सो एओपी मानेंगे सर। तो इसको एओपी मानेंगे। और एओपी जब मानेंगे तो क्या इस पूरे घर की इनकम एओपी की इनकम बन जाएगी? यस सर। तो क्या एओपी को सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ओन रेजिडेंस का घर का फायदा मिलता है? नो सर, वो केवल Exactly. इंडिविजुअल को। एग्जैक्टली। थैंक यू बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम आगे चले थोड़ा सा, यहां पर आ जाओ जरा, पेज नंबर 229 पे आओ। ओनर का क्या मतलब बेटा? लीगल ओनर, रजिस्टर्ड ओनर। ओनर में बी एनी पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग ओन्ड बाय द पर्सन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन। एक चीज बताइए, अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम है प्रॉपर्टी, तो क्या इनकम पार्टनर्स की होगी या फर्म की होगी? तो क्या पार्टनर्स को हम कोनर्स मानेंगे? ये किसने बोला फर्म पार्टनर्स की है? मैं देखूं जरा, निखिल है? आर पार्टनर्स इन द फर्म सेपरेट पर्सन? आर पार्टनर्स इन द फर्म सेपरेट पर्सन? तो अगर पार्टनर्स की बिल्डिंग है, द फर्म इज चार्ज, नॉट द पार्टनर्स। सिमिलरली अगर एओपी के नाम है, एओपी इज चार्ज एंड नॉट द पार्टनर्स, नॉट द मेंबर्स। क्या सेक्शन 23(2) का बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता है। सेक्शन 22 का बेनिफिट किसको देते हैं हम? सिर्फ सेक्शन 22 का बेनिफिट नहीं, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ओनली दीज टू कैन क्लेम 23(2). इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों है बेटा, बाकी किसी को नहीं। तो अगर पार्टनर्स की बिल्डिंग में, सॉरी 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 गलत हो गया, छी, अगर फर्म की बिल्डिंग में पार्टनर्स एक्स और वाई रह रहे हैं, रिजाइड कर रहे हैं, अगर फर्म की बिल्डिंग में पार्टनर्स रिजाइड कर रहे हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा? लेट आउट माना जाएगा। अगर पार्टनर्स बिजनेस में काम करते हैं तो क्या उसको यूज फॉर बिजनेस भी माना जा सकता है? अगर पार्टनर्स इंसिडेंटल टू बिजनेस भी माना जा सकता है, पर ये सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेजिडेंस नहीं होगा। तो अगर पार्टनर रिजाइड करते हैं, यहां पर एक नोट लिखेंगे नीचे, मैं नोट लिखवा रहा हूं, लिखो, इफ पार्टनर्स आर रिजाइडिंग, लिखो वहां पर, इफ पार्टनर्स आर रिजाइडिंग in a building owned by the firm, if partners are residing in a building owned by the firm, then the firm cannot claim, then the firm cannot claim the benefit, then the firm cannot claim the benefit of 23(2). Such property may either be treated as, such property may either be treated as incidental to business, such property may either be treated as incidental to business, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, if partners are working partners, if partners are working partners, else
may be treated as deemed let out, else may be treated as deemed let out. ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो नाउ यहां आते हैं। अब बेटा अब यह कहता है, देखो एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इन अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23(2) लो जी, फॉर कंप्यूटिंग द शेयर ऑफ ईच सच पर्सन as is referred to in this section, such share shall be computed as if each such person is individually entitled to the relief in that section individually. अच्छा, अब इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, क्या आ जाओ जरा पेज नंबर 228 पे आ जाओ, एग्जांपल 12 से समझेंगे। देखो x and y buy the property in the ratio of 60-40। चलो इसको पहले डायग्राम बना लेते हैं। आप लोग यही हो सारे, चले तो नहीं गए? यही हो ना भाई, बता दो प्लीज। अच्छा ठीक है, so x और y का 60-40 है। the house is let out from 1423 for a monthly rent of 60,000। पहले तो ये बताओ मुझे, अच्छा सुनो, ये बताओ 60,000 का जो रेंट है, जो टेनेंट है, सपोज मैं इस घर में टेनेंट हूं, मैं चेक किसके नाम काटूंगा? किसी भी एक के नाम। वाह रे वाह, क्या बात है, क्या बात है। पता है प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो ना तो ऐसे वाहियात से जवाब आते हैं। चलो एक काम करते हैं, अंकिता और ज्ञाति, अंकिता और ज्ञाति तुली सर की क्लास में मिले। अभी सारे चुप हो जाएंगे, सिर्फ अंकिता और ज्ञाति बात करेंगे मेरे साथ। सारे चुप, सारे चुप, सिर्फ अंकिता और ज्ञाति बात करेंगे। हेलो बोलो मेरे को दोनों। अब अंकिता और ज्ञाति दोनों ने मिलकर घर खरीद लिया। अंकिता का शेयर 60% है, ज्ञाति का शेयर 40% है। क्या इन्होंने इतना ही पैसा लगाया होगा? यानी 1 करोड़ की बिल्डिंग थी तो 60 लाख रुपए अंकिता ने लगाया, 40 लाख रुपए ज्ञाति ने लगाया। अब मुझे बताओ, अंकिता और ज्ञाति सिर्फ तुम दोनों जवाब दोगे। मैं रेंट देना है, कैसे दूं? 1 लाख रुपए महीने का रेंट है। अंकिता और ज्ञाति बताएंगे ना, देख देख 60,000 मुझे दो, और देख आगे बिल्डिंग दोनों के नाम पे है भाई, 60 रजिस्ट्री दोनों के नाम पे है। 60% अंकिता की बिल्डिंग है और 40% ज्ञाति की है। अच्छा आप किसी को भी दे दो बेटा, जिसको मिल रहा है ना उससे बोलो ज्ञाति कह रही 40% मिलेगा, जॉइंट अकाउंट। अच्छा वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब तुम लोगों ने आज तक कभी जिंदगी में घर किराए पे चढ़ते देखा नहीं है, रेंट एग्रीमेंट में। वो देख उनकी बात सुनो जो दोनों बोल रही हैं। अंकिता और ज्ञाति से पूछो। अच्छा अंकिता तेरे से पूछता हूं, अगर मैं सारा चेक ज्ञाति को दे दूं, क्या तेरे को सही लगेगा? ज्ञाति ज्ञाति दे दो, नॉट एट ऑल। तो बेटा प्रैक्टिकली दो अलग अलग लोग हैं, ये पर्सन अलग अलग है। क्या अंकिता और ज्ञाति एक ही रिटर्न भरते हैं, या अंकिता अलग रिटर्न भरेगी और ज्ञाति अलग रिटर्न भरेगी? तो क्या अगर 1 लाख का रेंट है तो 60,000 इसका लेंगे और 40,000 इसका लेंगे, इंटू 12, 7,20,000 इसका आएगा, इंटू 12, 4,80,000 इसका आएगा। और अगर पूरे घर का एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ अपने को 10 लाख रुपया, तो क्या करेंगे सर? ये ARR आ गया ना सर, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना लेंगे सर? इसका 6 लाख लेंगे सर, इसका 4 लाख लेंगे ना सर इसका। तो क्या ये दो लोग अलग अलग रिटर्न भरेंगे अपनी अपनी? हाँ, तो दोनों को दोस्त बना के, मतलब जॉइंट होल्डर मत बना दो। राइट, अब जरा मेरे लिए सॉल्व करो ये एक्स और वाई आगे, अंकिता और ज्ञाति, इनकम निकालो जरा मेरे लिए। जीएसटी का लेक्चर आज का कैंसिल हो गया बेटा, और अगले 4 दिनों में मैंने 15-15 मिनट बढ़ा दिया है।
म्यूनिसिपल टैक्स का क्या करें बच्चों? $12,000 कौन देगा? एक्स अपना अपना हिस्सा देंगे ना बेटा? चलो अब क्या बोल रही है? एक्स हैड टेकन अ लोन। क्या करें इसका? क्या इसको भी प्रोपोर्शनेटली कर दें? 2416 कौन है ये? बाई गॉड यार, कौन है ये? मैं देखूं जरा। कृष्ण बेटा, क्या लिखा बेटा? फॉर हिज शेयर। हाँ, तो क्या डिडक्शन सिर्फ एक्स को मिलेगी? है उसने अपने शेयर के लिए लिया है। अब आंसर बता दो कितना आ गया? बोलो, समझ में आ गया भाई? नॉट पेड बाय हिम का क्या मतलब हो गया? ऋषि को बताओ भाई, इंटरेस्ट नॉट पेड बाय हिम का क्या मतलब हो गया? ड्यू बेसिस पे मिलता है सर। अगर म्यूनिसिपल टैक्स के साथ बोलता नॉट पेड बाय हिम तो क्या हम डिडक्शन देते? राइट, चलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अलग अलग निकालनी इनकम। चलो अब एग्जाम्पल 13 को पढ़ने के लिए पहले वो वाला पॉइंट पढ़ के आओ जरा। ये क्या लिखा है जरा? ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस बाय को ओनर्स, क्या पढ़ रहा बोल रहा? तुम्हें मेरी क्लास में नींद आती है साक्षी? है अच्छा, बाइक आउट बोलो। मैं भाई देख ले, सोच ले। नारे तौबा 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 तौबा, ला रे। अच्छा, इसका क्या लिख रहा है? ये देखो, फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। पढ़ो जरा इसको, दोनों को पढ़ो और मुझे बताओ क्या लिखा है ये, इसका इंटरप्रिटेशन लिखा है ये, पढ़ के बताओ मुझे। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है। मैं तभी बैराक पढ़ाता हूं, क्योंकि ताकि पता चले जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैराक में लिखा इसलिए कर रहे हैं। क्या रिवीजन के समय भी बैराक पढ़ना जरूरी है? नहीं, पर क्या बैराक पढ़ना जरूरी है? हाँ हाँ, बहुत कम होता है ऐसे। पर मुझे एक पेरेंट का कॉल आया, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मतलब है आज से 2 साल पुरानी बात है। पेरेंट ने मुझे कॉल करके बोला, कहता सर थैंक यू, कोई तो पढ़ा रहा है इनको बैराक, वरना ये आके पता नहीं क्या बोलते रहते थे मेरे को। तो सिर्फ एक सीए जानता है भी सीए को बैराक पढ़ाने का क्या मतलब है। उसका बेटा मेरे से पढ़ रहा था इंटर, तो उसने मेरे को बोला, कहता सर थैंक यू, कोई तो बैराक पढ़ा रहा, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो बैराक इज द वन। मैं अपना लॉ नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, बैराक पढ़ा रहा हूं। तो चलो आओ जरा, ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन कहां से निकलेगा? बैराक में जो लिखा वहां से निकलेगा। चलो अब बताओ इसका क्या करना है। अगेन एक्स है और वाई है, ओल्ड स्कीम मान के चलेंगे, दोनों ने ओल्ड स्कीम में ऑप्ट करा है। एज्यूम करो दोनों ओल्ड स्कीम में है। वाह रे वाह मोहित, मैं कहां जाऊं और किससे पिटाई करूं अपनी? अब तो मुझे लग रहा है मुझे अपनी पिटाई खुद करनी पड़ेगी। क्या दें एक्स के हाथ में? ओल्ड स्कीम में 2,81,000। तो क्या दोनों को अलग अलग लिमिट मिल रही है? यानी अगर एक घर है, अगर एक ही घर है पर को ओनर्स हैं और दोनों अपना घर सेल्फ ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसका 60% है, इसका 40% है, तो क्या दोनों को अलग अलग घर मान के दोनों की अलग अलग लिमिट लग जाएगी? तो बेटा
क्या हस्बैंड एंड वाइफ आज के बाद को ओन करेंगे प्रॉपर्टी ताकि लोन के ऊपर 2-4 लाख का डिडक्शन ले सकें? लूपहोल मिल गया आपने को, लूपहोल मिल गया, लूपहोल मिल गया। हाँ, वो ये दिखाएंगे वाइफ ऊपर रहती है, हस्बैंड नीचे लगता है, दोनों का बनता नहीं है, आपस में बनती नहीं है, वो ऊपर रहती है, नीचे रहती है। लॉ के लिए, टैक्स बचाने के लिए मैं कहता हूं बहुत कुछ करते हैं लोग। चलो, समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? ओके, अब तुम्हारा होमवर्क क्या है जरा बताओगे? आज का होमवर्क क्या है? प्रैक्टिस मैनुअल के कितने क्वेश्चंस करने हमने? 1, 2, 4 एंड 5। और पहले लॉ रिवाइज करेंगे, फिर करेंगे, पहले हाउस प्रॉपर्टी का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, फिर करेंगे, और एक एग्जांपल 10 भी पढ़ लेना, इसका आंसर दिया हुआ मैंने, ये भी कर लेंगे। ठीक है जी, चलो आज आपने अच्छी तरह से हाउस प्रॉपर्टी का काफी कुछ कर लिया। अभी 5 मिनट पढ़े, किसी ने मेरे से बात करनी है तो करो, नहीं तो बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय। बात करने के लिए 3-4 हैंड रेज हैं, चलो एक बार। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो बेटा। हेलो। हाँ बेटा, हाँ बोलो, बोल बेटा शिवानी। सर एक्सेल इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग। आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है। हेलो हेलो। दोबारा कर बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। बिल्कुल कर सकते हैं राज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। ये सर आज का होमवर्क एक बार बता दो प्लीज। ये टोटल इसके पहले कुछ नहीं दिया ना, क्योंकि एक बार दिया नहीं, इससे पहले कुछ नहीं, यही दिया। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा। सर एग्जांपल 5 में से हाउस 2 में जेवी नहीं निकल रही मेरे से, तो प्रॉब्लम हो रही है। ये वाला? यस सर, 95,833 कैसे आता है वो निकालते ही नहीं बनना मेरे से। ये क्या है? 1623 इसका क्या मतलब होता है? डेट ऑफ कंप्लीशन है। तो फिर तूने क्या एक्सपेक्टेड रेंट को प्रोपोर्शनली करा? सब भूल गया सर। मैं एक लगाऊंगा, ये वाला सर के ऊपर टंडर, ऊपर से हैंड रेज करके पूछ भी रहा है। सर एक्चुअली बैकलॉग किया तो बहुत ज्यादा ही वो प्रेशर में, समझ ही नहीं आ रहा था। बेटा सुनो मेरी बात, आपने सीए का पेपर देने जाना, ये बैकलॉग, प्रेशर, ये कहानियां मत सुनाओ मुझे। 2 प्रकार के लोग होते हैं, सुन मेरी बात। एक, ये मैं मान लूं कि चल यार बच्चा है, गलती तो हो ही जाएगी, कोई बात नहीं, आई विल बी नाइस टू यू, बट विल द पेपर बी नाइस टू यू? No. Therefore I have to be your best friend by saying कि बेटा ये गलती तो मेरे को अलाउड ही नहीं है। प्रेशर झेलना ही तो सीए का काम है। अगर हम प्रेशर लेने लायक ही नहीं है तो वो पेपर पास नहीं कर पाएंगे ना बच्चे। यस सर। तो आप बैकलॉग अगर है नहीं है, देखो 2 प्रकार है बेटा, या तो एक्सक्यूज देते रहेंगे या एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ लो आपने क्या बनना है। यस सर। गुड बॉय। हाँ जी, should we always be finding an excuse as to why we can't do it, or should we be in a position where we don't need to give excuses? आप दुनिया में वो 5% लोग हो जो अपने नाम के आगे सीए बनाने लायक बन रहे हैं। तो आप लोग अगर प्रेशर नहीं झेल पाएंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू बी नाइस टू यू सेइंग कि हो जाएगा, नहीं होएगा। बी स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं होता यार। बैकलॉग हो गया तो क्या हुआ, लेक्चर सुनो, शांत रखो अपने आप को, मेडिटेशन करो, माइंड कंट्रोल का वीडियो मैंने दिया हुआ तुम्हें। अगर बैकलॉग हो गया तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन मान के चल लो धीरे धीरे, पर बैकलॉग होने नहीं देना। इंसान को सोने के लिए 6 घंटे से ऊपर नहीं चाहिए। तो बैकलॉग हो गया तो एक्स्ट्रा टाइम लगा के शांति से कवर अप करो। पर अगर हड़बड़ा गए, हाई नहीं हो रहा, तो बेटा जो कर रहे हो वो भी नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा होगा उससे? नहीं होगा। माइंड कंट्रोल वाला वीडियो इस समय मैं बता रहा हूं, उसके वॉच टाइम जो मुझे दिख रहा है ना, मतलब पता नहीं कितने बच्चों ने देख लिया वो। तो देखो अगर नहीं हो रहा तुमसे, वेबसाइट पे भी डाल दिया मैंने उसका लिंक। माइंड कंट्रोल, उस वीडियो का नाम ही माइंड कंट्रोल है। लर्न हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, लर्न हाउ टू स्टे क्वाइट। उस वीडियो के एंड में एक लड़के ने हमें इतनी अपनी बात सुनाई, मैं कह रहा हूं मेरे को इंस्पिरेशन आ गया उस लड़के की बात सुन के। आप लोग थे ना मेरे साथ, उनमें से कुछ लोग थे, तुम लोग, सौरभ था, बिल्कुल ठीक है। हैट्स ऑफ टू सौरभ, उससे इंस्पिरेशन मिलता मेरे को। तो आप लोग ये छोटी छोटी बातों पे प्रेशर लोगे तो कैसे चलेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो बच्चों। आज जीएसटी की क्लास नहीं है, अगले 4 दिन में मैंने 15-15 मिनट बढ़ा दी जीएसटी की क्लास।
चलो मिलते हैं, बाय बाय।